नमस्कार प्रियदर्शन जी। नमस्ते मिथिलेश जी। आ, आप लिखावट के लिए एक परिचित व्यक्तित्व हैं, और जैसा कि आप भी जानते हैं और लिखावट से जुड़े हुए लोगों को भी मालूम है कि 35 साल से ये लिखावट काम कर रहा है कविता को लेके। जिस इससे जुड़े हुए शुरुआती और कहें कि जिनकी प्रेरणा से ये चीजें शुरू हुई, अब वो हमारे बीच नहीं है। मसलन रघुवीर सहाय जी और मंगलेश डबराल जी। हाँ हाँ। प्रियदर्शन जी के काम को अगर क्लासिफाई किया जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, तो इनके कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। पहला है कि आप एक लेखक हैं, और लेखक के रूप में आप उपन्यासकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, आप पत्रकार हैं। जो आपकी पत्रकारिता जनसत्ता से शुरू होती है और अब एनडीटीवी में वर्षों से चल रही है। आप एक संस्कृति कर्मी हैं, और एक हमारी पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण आवाज है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रियदर्शन अंग्रेजी में एमए हैं, और उनकी किताबें हैं जैसे उपन्यास जिंदगी लाइव, कहानी संग्रह है बारिश, धुआं और दोस्त, दूसरा कहानी संग्रह है उसके हिस्से का जादू, कविता संग्रह है यह जो काया की माया है, दूसरा कविता संग्रह है नष्ट कुछ भी नहीं होता। आलोचना की किताबें हैं ग्लोबल समय में गद्य और ग्लोबल समय में कविता। पत्रकारिता पर आपकी किताब है खबर बेखबर, नए दौर का नया सिनेमा, और विचार संबंधित किताब है इतिहास गढ़ता समय। प्रियदर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुवाद। प्रियदर्शन ने कई महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद किया है, जिनकी भाषा सरस और सरल और पठनीय है। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन का अनुवाद किया आपने, जिसका नाम है आधी रात की संतानें। अरुंधति राय की किताब का अनुवाद किया है, जिसका नाम है द ग्रेटर कॉमन गुड, और हिंदी में उसका नाम है बहुजन हिताय। रॉबर्ट पेन, ग्रीन टीचर, के विक्रम सिंह, पीटर स्कॉट जैसे लेखकों की किताबों का भी हिंदी में अनुवाद किया है। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आप जनसत्ता और एनडीटीवी में महत्वपूर्ण पत्रकारिता की है। आप लगातार संस्कृति और विचार पर लेखन करते जा रहे हैं। इसमें एक निजी बात भी बता दूं कि प्रियदर्शन ने मेरे पहले कविता संग्रह किसी उम्मीद की तरह भी एक लेख लिखा था, जिसको अपनी किताब में शामिल किया है। तो मैं प्रियदर्शन जी को आज इस लिखावट के ऑनलाइन गूगल मीट पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रियदर्शन जी, आप कविता पाठ शुरू करें। शुक्रिया मिथिलेश जी। पहले तो लिखावट का आभार कि उन्होंने ये मंच सुलभ कराया। दूसरा आभार आपका एक बार फिर से कि आपने इतना भारी भरकम परिचय दिया कि उसके आगे खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा हूं।
जो सबसे शुरू में आपने कहा रघुवीर साहे और मंगलेश जी की स्मृति, वाकई वो हम सबके लिए एक ऐसा दुख है, हाल में मंगलेश जी का जाना, जो आसानी से जाएगा नहीं। तो उनकी स्मृति के साथ अपनी परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं अतिरिक्त समय लिए बिना कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूं। आज कोशिश है कि एक अलग ढंग की, अलग अलग मनोभावों पे और कुछ अलग सी कविताएं लिखे सुनाऊं आपको, जो सीरीज में लिखी है मैंने। ये मेरे संग्रह, यह जो काया की माया है, में संकलित कविताएं हैं। स्वागत है, स्वागत जी है। हाँ। तो पहली कविता श्रृंखला जो है, उसका नाम था काश कि पहले लिखी जाती है कविताएं। एक, वह एक उजली नाव थी जो गहरे समंदर में तैर रही थी। चांदनी की झिलमिल पतवार लेकर कोई तारा उसे खे रहा था। आकाश गंगाएं गहरी नींद में थीं, अपनी सुदूर जगमग उपस्थिति से बेखबर। रात इतनी चमकदार थी कि काला आईना बन गई थी। समय समय नहीं था, एक सम्मोहन था जिसमें जड़ा हुआ था यह सारा दृश्य। यह प्रेम का पल था जिसका जादू टूटा तो सारे आईने टूट गए। दो, वह एक झील थी जो आंखों में बना करती थी। इंद्रधनुष के रंग चुराकर सपने अपनी पोशाक सिला करते थे। कामनाओं के खौलते समुद्र उसके आगे मुंह छुपाते थे। एक एक पल की चमक में न जाने कितने प्रकाश वर्षों का उजाला बसा होता था। जिस रेत पर चलते थे वह दोस्त हो जाती थी, जिस घास को मसलते थे वह राजदार बन जाती थी। कल्पनाएं जैसे चुकती ही नहीं थी, सामर्थ्य जैसे संभलती ही नहीं थी, समय जैसे बीतता ही नहीं था। वह भी एक जीवन था जो हमने जिया था। इसी श्रृंखला की तीसरी कविता, वह एक शहर था जो रोज नए रूप धरता था। हर गली में कुछ बदल जाता, कुछ नया हो जाता, लेकिन हमारी पहचान उससे इतनी पक्की थी कि उसके तिलिस्म से बेखबर हम चलते जाते थे। रास्ते बेलबूटों की तरह पांव के आगे बिछते जाते। न कहीं खोने का अंदेशा, न कुछ छूटने का डर, न कहीं पहुंचने की जल्दी, न किसी मंजिल का पता। वे आश्वस्ति भरे रास्ते कहीं खो गए, वे अपनेपन के घर खंडहर हो गए। हम भी न जाने कहां पहुंचे। कभी खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, कभी इस शहर को। कुछ वह बदल गया, कुछ हम बीत गए। अब दूसरी कविताएं, ये भी प्रेम कविताएं, ये भी एक श्रृंखला है। इसकी पहली कविता, प्रेम को लेकर इतनी सारी धारणाएं चल पड़ी हैं कि यह समझना मुश्किल हो गया है कि प्रेम क्या है। एक धारणा कहती है सबसे करो प्रेम, दूसरी धारणा बोलती है बस किसी एक से करो प्रेम, तीसरी धारणा मानती है प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। एक चौथी धारणा भी है कि पहला प्रेम हमेशा बचा रहता है, बशर्ते याद रह जाए कि कौन सा पहला था या प्रेम था। पांचवी धारणा है प्रेम विम सब बकवास है, नजरों का धोखा है। अब वह शख्स क्या करे जिसे इतनी सारी धारणाएं मिल जाएं और प्रेम न मिले, या मिले भी तो वह प्रेम को पहचान न पाए, या जिसे प्रेम माने वह प्रेम जैसा हो लेकिन प्रेम न निकले। क्या वाकई जो प्रेम करते हैं वे प्रेम कविताएं पढ़ते हैं, या सिर्फ प्रेम उनकी कल्पनाओं में होता है? लेकिन कल्पनाओं में ही हो तो क्या बुरा है, आखिर कल्पनाओं से भी तो बनती है जिंदगी। शायद ठोस कुछ कम होती हो, लेकिन सुंदर कुछ ज्यादा होती है। और इसमें सुविधा होती है कि आप अपनी दुनिया को, अपने प्रेम को मनचाहे ढंग से बार बार रचें, सृजें और नया कर दें। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर कल्पनाओं में ही प्रेम करते रहे और शायद खुश रहे। किस काल्पनिक प्रेम ने भी किया उनका जीवन समृद्ध। दूसरी कविता श्रृंखला की, जो न ठीक से प्रेम कर पाए न क्रांति, वे प्रेम और क्रांति को एक तराजू पर तौलते रहे, बताते रहे कि प्रेम भी क्रांति है और क्रांति भी प्रेम है। कुछ तो ये भरमाते रहे कि क्रांति ही उनका पहला और अंतिम प्रेम है। कविता को अंतिम प्रेम बताने वाले भी दिखे।
प्रेम के नाम पे शख्सियतें भी कई याद आती रहीं, मजनू जैसे दीवाने और लैला जैसी दुस्साहसी लड़कियां, और इन दोनों से बहुत दूर खड़ा, शायद बेखबर भी, अपना कबीर, जो कभी राम के प्रेम में डूबा मिला और कभी सिर काटकर प्रेम हासिल करने की तजवीज बताता रहा। न जाने कितनी प्रेम कविताएं लिखी गई, न जाने कितने प्रेमी नायक खड़े हुए, न जाने फिल्मों में कितनी कितनी बार कितनी कितनी तरह से कल्पनाओं के सैकड़ों इंद्रधनुषी रंग लेकर रचा जाता रहा प्रेम। लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने भी पाया, प्रेम का इतना पसरा हुआ रायता किसी के काम नहीं आया, किसी काम नहीं आया। जब हुआ हर बार बिल्कुल नया सा लगा, जिसकी कोई मिसाल कहीं हो ही नहीं सकती थी, जिसमें अनछुआ छुआ अनछुआ जो कुछ हुआ पहली बार हुआ। तीसरा, वे जो घरों को छोड़कर, दीवारों को फलांग कर, जातियों और खाप को अंगूठा दिखाकर एक दिन भाग खड़े होते हैं, वे शायद अपने सबसे सुंदर और जोखिम भरे दिनों में छुपते छुपाते कर रहे होते हैं अपने जिंदगी का सबसे गहरा प्रेम। वे बसों, ट्रेनों, होटलों, शहरों को अदलते बदलते इस उम्मीद के भरोसे दौड़ते चले जाते हैं कि एक दिन दुनिया उन्हें समझेगी, उनके प्रेम को स्वीकार कर लेगी। ये हमारे लैला मजनू, हमारे शीरीं फरहाद, ये हमारे रोमियो जूलियट नहीं जानते कि वे सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे, एक सहमी हुई दुनिया को उसकी दीवारों का खोखलापन भी दिखा रहे होते हैं। वे नहीं समझते कि उन दो लोगों का प्रेम कैसे उस समाज के लिए खतरा है जिसकी बुनियाद में प्रेम नहीं घृणा है, बराबरी नहीं दबदबा है, साझा नहीं बंटवारा है। वे तो बस कर रहे होते हैं प्रेम, जिसे अपने ही सड़ान से बजबजाती और दरकती एक दुनिया डरी डरी देखती है और जल्द से जल्द इसे मिटा देना चाहती है। जीवन में प्रेम के अलावा भी मनोभाव होते हैं, तो कुछ उन मनोभावों पर भी मैंने कविताएं लिखी हैं। शीर्षक है कुछ और मनोभाव। प्रेम और घृणा। प्रेम पर सब लिखते हैं, घृणा पर कोई नहीं लिखता, जबकि कई बार प्रेम से ज्यादा तीव्र होती है घृणा। प्रेम के लिए दी जाती है शाश्वत बने रहने की शुभकामना, लेकिन प्रेम टिके न टिके घृणा बची रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली नजर में जिनसे प्रेम होता है, दूसरी नजर में उनसे ईर्ष्या होती है और अंत में कभी कभी वह घृणा तक में बदल जाती है। यह तजवीज कभी काम नहीं आती कि सबसे प्रेम करो, ईर्ष्या किसी से न करो और घृणा से दूर रहो। हमारे समय में नहीं, शायद हर समय प्रेम की परिणतियां कई तरह की रहीं। कभी कभी ईर्ष्या भी बदलती रही प्रेम में, लेकिन ज्यादातर प्रेम बदलता रहा, कभी कभी ईर्ष्या और घृणा तक में, और अक्सर ऊब और उदासी में। हालांकि कामना यही करनी चाहिए कि इस परिणति तक न पहुंचे प्रेम। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऊब और उदासी और ईर्ष्या और नफरत के नीचे भी तैरती मिलती है कोमल भावना, जिसे जिंदगी की रोशनी प्रेम की तरह पहचानती है। चिंता, दूसरा मनोभाव। चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, नींद में भी घुसपैठ कर जाती हैं, धूसर सपनों वाले कपड़े पहनकर जागते समय साथ साथ चला करती हैं। कभी कभी उनके दबाव कुछ कम हो जाते हैं, तब फैला फैला लगता है आकाश, प्यारी प्यारी लगती है धूप, नरम मुलायम लगती है धरती। लेकिन जब कभी बढ़ जाती हैं चिंताएं, बाकी सब कुछ जैसे सिकुड़ जाता है, हवा भी भारी हो जाती है, सांस लेने में भी मेहनत लगती है, एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ चढ़ने के बराबर मालूम होता है। कहां से पैदा होती है चिंता? क्या हमारे भीतर बसे आदिम डर से, या हमारे बाहर बसे आधुनिक समय से, या हमारे चारों तरफ पसरी उस दुनिया से जो दरअसल टूटने बनने के एक न खत्म होने वाले सिलसिले का नाम है? क्या निजी उलझनों के जाल से, या बाहरी जंजाल से, अपने स्वभाव से या दूसरों के प्रभाव से? कभी कभी ऐसे वक्त भी आते हैं जब बिल्कुल चिंता मुक्त होता है आदमी, एक तरह के सूफियाना आत्मविश्वास से भरा हुआ कि जो भी होगा निबट लेंगे, एक तरह की अलमस्त फक्कड़ता से लैस कि ऐसी कौन सी चिंता है जो जिंदगी से बड़ी है। कभी इस दार्शनिक ख्याल को जीता हुआ कि चिंता है तो जिंदगी है, लेकिन जिंदगी है तो इसलिए चिंता जाती नहीं।
कुछ न हो तो इसी बात से शुरू हो जाती है कि पता नहीं कब तक बचा रहेगा ये चिंता मुक्त समय। बस इतनी सी बात समझ में आती है, आदमी है इसलिए चिंता है। अगली कविता उम्मीद, एक और मनोभाव है। यह उम्मीद है जो हमें बचाए रखती है। हालांकि यह वाक्य बहुत पुराना है, बहुत बार लगभग इसी तरह इन्हीं शब्दों में दोहराया हुआ, लेकिन यह वाक्य पीछा नहीं छोड़ता जैसे उम्मीद पीछा नहीं छोड़ती। चिंता के अंधे कुएं में भी किसी कातहल के कातर उजाले की तरह बची रहती है। कहां से पैदा होती है उम्मीद? आप किसी अंधे कुएं में गिरे पड़े हों, कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई ईंट, कोई रोशनी आपको दिखाई न पड़ रही हो, कोई हाथ बढ़ाने वाला न हो, कोई देखने वाला न हो, कोई सुनने वाला भी न हो, तो भी एक कातर सी लौ जलती रहती है। कुछ ऐसा हो जाने की उम्मीद जो आपको खींच लाएगी कुएं से बाहर। फिर पूछता हूं, कहां से पैदा होती है उम्मीद? यह नासमझी की संतान है, या बुद्धि की विरासत, या उस अबूझ जिजीविषा की देन जिसमें थोड़ी सी नादानी है, होती है, थोड़ा सा विवेक भी, थोड़ा सा डर भी, थोड़ा सा भरोसा भी, थोड़ी सी नाकामी भी, थोड़ी सी कामयाबी भी। दरअसल यह उम्मीद ही है जिसकी उंगली थामे थामे इंसान ने किया है अब तक का सफर तय। दोस्तों, इस तरह के मनोभावों से जुड़ी और भी कविताएं हैं। मतलब आपने चिंता सुनी, प्रेम, घृणा, उम्मीद। अब एक कविता डर की। डर कहां से शुरू करता हूं कविता। डर भी होता है, कई रूपों में दबा हुआ। कई बार वह जमता जमता ठीठ हो जाता है कुछ अमानवीय भी, और निकलता भी है उसी तरह। हमारे भीतर की बहुत सारी क्रूरताएं हमारे डरों की ही संतान होती हैं। डर हमें कमजोर करता है। डर से आंख मिलाने से भी हम डरते हैं। चाहते हैं बसा रहे हमारे भीतर, हम ही उससे बने रहें बेखबर। लेकिन हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं हमारे डर, जिनसे बचने के लिए हम खोजते हैं कोई ईश्वर, फिर ईश्वर से डरते हैं। इसके बाद डर भी बना रहता है, ईश्वर भी बना रहता है। ये श्रृंखला अभी, मतलब इस श्रृंखला में एक कविता और है, क्योंकि मनोभाव ऐसे हैं जिन पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते। लालच। लालच भी एक मनोभाव ही है। हम सब कभी डरते हैं, कभी लालची होते हैं, कभी करुण होते हैं, कभी दुखी होते हैं। लालच, जिसने भी कहा लालच बुरी बला है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए ही नहीं कि लालच के नतीजे बुरे होते हैं, इसलिए कि लालच बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता। डर और ईर्ष्या की तरह इससे भी आप जितना बचना चाहते हैं, उतना ही यह आपके पीछे लगा रहता है। इस लालच को साधने में जैसे बीत जाता है सारा जीवन, उम्र बीत जाती है, लालच नहीं बीतता। बस कुछ मुखौटे पहन लेता है, कुछ मध्यम पड़ जाता है, बहुत छिछली किस्म की कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। दरअसल लालच की भी होती हैं किस्में। पैसे का लालच सबसे बड़ा हो दिखता है, लेकिन सबसे कमजोर साबित होता है। प्रेम का लालच सबसे ओछा दिखता है, लेकिन कई बार सबसे मजबूत साबित होता है। शोहरत का लालच आसानी से दिखता नहीं, लेकिन जड़ जमाए बैठा होता है हमारे भीतर। और अच्छा दिखने, माने जाने और कहलाने का लालच तो जैसे लालच माना ही नहीं जाता। शायद इन्हीं आखिरी दो श्रेणियों की से बचा रहता है कविता लिखने का भी मोह, कवि कहलाने का भी लालच। तो लालच की श्रृंखला ये हुई। इसके बाद दुख। एक पूरी श्रृंखला है दुख की। मुझे याद आया, सारी कविताएं प्रकाशित हैं। दुख की श्रृंखला तद्भव में छपी थी। दुख श्रृंखला की पहली कविता। कुछ दुख बेहद बोलते हुए होते हैं, कुछ छूट जाने का दुख, कुछ प्राप्त न कर पाने का दुख, कभी कभी अपमान सहने का दुख, और इस पर भी चुप रहने का दुख, कभी कभी दूसरों के उपहास का दुख, खुद को सही न समझे जाने का दुख, किसी मोड़ पर अकेले पड़ जाने का दुख,
किसी मोड़ पर किसी से चले जाने का, किसी के छोड़ दिए जाने का दुख, और सबसे बड़ा जिंदगी को व्यर्थ जिए जाने का दुख। कुछ दुख बेहद चुपचाप होते हैं, वे कभी कभी हलक में अटक जाते हैं, अनमनेपन में उलझ जाते हैं, कभी कभी तो मुस्कान में छुप जाते हैं, वे नींद में आते हैं। ये दूसरी कविता है असल में। जिंदगी को व्यर्थ किए जाने का दुख पे पहली कविता खत्म होती है, और पहली कविता जो थी वो दुख बहुत बोलते हुए होते हैं। दूसरी कविता जो शुरू हो रही है, कुछ दुख बेहद चुपचाप होते हैं, वे कभी कभी हलक में अटक जाते हैं, अनमनेपन में उलझ जाते हैं, कभी कभी तो मुस्कान में भी छुप जाते हैं, वे नींद में आते हैं दबे पांव, किन्हीं पुराने दिनों की याद के साथ, जो किन्हीं नए दिनों के अंदेशों से बंधी होती हैं। ये दुख अपना पता नहीं बताते हैं, वे लंबे समय की टीस से बने दुख होते हैं, वे हड्डियों की पोर में बसे दुख होते हैं, वे आंखों की कालिमा में धसे धसे दुख होते हैं। कोई पूछता भी है तो आप नहीं कह सकते कि आपको कोई दुख है, और है भी तो किस बात का है। कई बार आप खुद से भी पूछ बैठते हैं, इतना दुख किस बात का है, और उदासी, उलझन, अनमनेपन के बीच खोजते रहते हैं अपने दुख का धागा। इस श्रृंखला की तीसरी कविता दुख से ही जुड़ी। तीसरी कविता, कुछ दुख अनायास चले आते हैं, जैसे वे घात में बैठे हों, और जब खुशियां आपका माथा सहला रही हों, आपके छाला लगे पांवों पर मलहम लगा रही हों, यह तसल्ली दे रही हो कि सब कुछ ठीक है, सुंदर है, किसी कांटे की तरह पांव में चुभ जाते हैं। गजब यह है कि तकलीफ का बहता हुआ रक्त तब आप किसी को दिखा भी नहीं सकते। आप जानना चाहते हैं कब से छुपा बैठा था ये सुख दुख। आप जानना चाहते हैं क्यों अचानक याद आया आपके सुख का हत्यारा ये दुख। कि आप पीछे पीछे और पीछे जाते हैं कि कोई छूटी हुई पीड़ा सिर उठाती है, याद दिलाती है कि उस दुख को छोड़कर भी जो सुख होगा नकली होगा। उस दुख को पहचानोगे तभी यह सुख भी आत्मा का विहसता हुआ हिस्सा होगा। न जाने कितने दुखों की पोटली लेकर चलते हैं हम, और जिंदगी की किसी शाम को कैसे उस पोटली से निकलकर गिर पड़ता है कोई दुख, उसे उठाने के लिए, गले से लगाने के लिए, फिर से पोटली में बांधने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और अपने को फिर से देखना पड़ता है। दुख श्रृंखला की दो कविताएं और हैं। चौथी कविता, कुछ दुख हमसे बात भी करते हैं, उनकी पनीली आंखें हमारे कातर चेहरों पर टिकी होती हैं, उनके भुरभुरे हाथ हमारे कंधों पर पड़े होते हैं। वे बंधाते हैं धीरज, भरोसा दिलाते हुए कि देर तक नहीं रहेंगे, चले जाएंगे जल्दी। कुछ दुख हो जाते हैं इतने आत्मीय कि उनके बिना अपना भी वजूद लगता है आधा अधूरा। फिर आखिरी कविता दुख सीरीज की पांचवी कविता है। कुछ दुख लौट लौट कर आते हैं, हमेशा दुख की तरह नहीं, दुख की याद की तरह, जिसमें दरअसल एक तरह का सुख छुपा होता है। इस तसल्ली से जुड़ा कि बेवफा नहीं निकले दुख, वादा निभाया और छोड़कर चले गए। इन छूटे हुए दुखों से हम हंस हंस कर मिलते हैं, अचरज करते हुए कि हम नहीं झेले थे ये दुख, उनके प्रति कृतज्ञ हुए होते हुए कि ये दुख न होते तो न सुख आता, न सुख का मोल ही समझ में आता। उन्हें धन्यवाद देते हुए कि दुखों ने जितना तोड़ा उतना जोड़ा भी, वरना सुख का यह अकेलापन तो काटने दौड़ता है। दोस्तों, कुछ मनोभाव और दुख श्रृंखला की कविताएं आपने सुनी। दरअसल मैं जब लिखता हूं तो कोशिश करता हूं कि जो अपने आसपास का अनुभव संसार है उसको दर्ज करता चलूं। तो एक श्रृंखला में मेरी है, जानवरों से माफी मांगनी चाहिए। जानवरों से हमें माफी मांगनी चाहिए। उसकी पहली कविता, लोमड़ी चालाक होती है, सियार शैतान, सांप खतरनाक, बाघ डरावना, गधा मूर्ख, घोड़ा तेज और कुत्ता वफादार।
ये सब उस इंसान ने तय कर लिए, ये सब उस इंसान ने तय कर लिए जो कभी चालाक होता है, कभी शैतान, कभी डरावना, कभी मूर्ख और कभी कभी तेज और वफादार भी। वह एक ही साथ सांप भी हो जाता है और सियार भी। जानवरों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि उनके घर, उनके जंगल सभ्यताओं की तरह छलाओं के घर नहीं रहे। वे जो हैं दिखते रहे। उनके दांत, नाखून, रोए, पंजे सब बिल्कुल सामने होते हैं। छुपना हो या छलांग लगाना, भागना हो या भक्षण, सब कुछ खुला होता है। सबको मालूम होते हैं उनके लक्षण। वे जानवर हैं, इंसानों की तरह दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी कविता इसी श्रृंखला की, पशुओं से हमें माफी मांगनी चाहिए श्रृंखला की। जाल बहेलिया ही बिछा सकता है, जानवर नहीं। चींटियां संचय तो कर सकती हैं, कालाबाजारी नहीं कर सकती। चूहे गेहूं या रोटी कुतर तो सकते हैं, उन्हें बेच नहीं सकते। बिल्लियां चूहों को खा तो सकती हैं, उन्हें पका नहीं सकती। कुत्ते भौंक सकते हैं, काट सकते हैं, दुम हिला सकते हैं, लेकिन आदमी को जंजीरों में नहीं बांध सकते। गधे बहुत सारा वजन ढो सकते हैं, ढेंचू ढेंचू की आवाज कर सकते हैं, लेकिन अपना बोझ दूसरों के कंधों पर नहीं डाल सकते। घोड़े बहुत तेज दौड़ सकते हैं, योद्धाओं और कारोबारियों की पीठ को पीठ पर बिठाकर बहुत दूर ले जा सकते हैं, लेकिन न तलवार चला सकते हैं, न राशन तौल सकते हैं। बहुत फुर्तीले होते हैं बंदर, हर शाख उनकी पहुंच के भीतर होती है, लेकिन वे पेड़ नहीं काट सकते। बहुत विशालकाय होते हैं हाथी, लेकिन वे अपनी काया के बाहर लेकिन अपनी काया से बाहर जगह वे भी नहीं घेरते। अकेला इंसान है जिसके लिए जगह छोटी पड़ती जाती है, जिसकी हसरत उसकी हैसियत से बड़ी होती जाती है, जिसके लिए धरती भी उसके कारोबार की कड़ी होती जाती है। ये श्रृंखला अभी और चलेगी। तीसरी कविता इस श्रृंखला की है, वे झूठ नहीं बोलते। वे मरते मारते हैं लेकिन कत्ल नहीं करते। वे साजिश नहीं करते, दस्ताने नहीं चढ़ाते। वे डरते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। वे फूल नहीं चढ़ाते, मंत्र नहीं पढ़ते। वे मंदिर मस्जिद नहीं बनाते, नमाज अदा नहीं करते, नहीं बोलते आमीन। उनमें टकराव तो होते हैं, झगड़ा भी होता है, मिल्कियत का सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन राजनीति नहीं होती। उनके पास भावनाएं तो होती हैं, लेकिन इतनी निखरी हुई भाषा नहीं होती। असभ्य होते हैं जानवर, नहीं होता उनका कोई ईश्वर। चौथी कविता इस श्रृंखला की, वो चिड़िया भी खूब ऊंचे उड़ती है। हालांकि उनका काम पंखों से चल जाता है, उनमें पेट्रोल नहीं लगता। वे बीट कर सकती हैं, बम नहीं गिरा सकती। वे चहचहाती हैं, अंडे देती हैं, सेती हैं। उनमें से कुछ ज्यादा से ज्यादा इतनी चालाक होती हैं कि वे अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में छोड़ आती हैं, लेकिन इतनी चालाकी के लिए भी चाहिए बहुत सारा भरोसा। वे धरती को उसकी सबसे मीठी आवाज देती हैं, आसमान को उसकी सबसे प्यारी उड़ान। वे हमारी छतों और मुंडेरों को गुलजार करती हैं। वे उन कोनों में घर बसा लेती हैं जहां भूतों का अड्डा होता है। उनके घरों में ईंट नहीं तिनके लगते हैं, सीमेंट नहीं घास फूस लगती है। बहुत छोटी सी जगह में वे बना लेती हैं अपना बहुत हल्का सा घर, जिसे कोई एक हाथ उठाकर फेंक सकता है, फेंक डालता है कुछ देर के करुण क्रंदन के बाद, लेकिन वे तैयार कर लेती हैं अपना दूसरा घर। वे बदला नहीं ले पाती, मजबूत घर नहीं बना पाती, जमीन नहीं घेर पाती। वे बस उड़ती हुई दूर चली जाती हैं। वे बहुत हल्की होती हैं, बहुत नाजुक। शायद इसलिए हम उनकी परवाह नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि वे नहीं रहेंगी तो कितनी सूनी होगी धरती। ये भी नहीं जानते कि वे नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे। जानवरों की श्रृंखला खत्म हुई। मुझे लगता है कि दरअसल हमने पूरी सभ्यता के केंद्र में मनुष्य को इस तरह आरोपित कर दिया है कि लगता है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। अंत में मनुष्य की बात, ये आखिरी श्रृंखला की कविताएं मैं सुना रहा हूं। यह जो काया की माया है, ये जो शरीर है हमारा, तो मनोभावों की बात की, जानवरों की बात की, सभ्यता की अपने, और मनुष्य की। यह जो काया की माया है कि पहली कविता हाथ पर है। हाथ, ये हाथ हैं जिन्होंने हमें आदमी बनाया, चौपाए से दुपाया।
इन हाथों से हमने बहुत कुछ रचा, खिलौने बनाए, नाव बनाई, पतवार बनाई, तरह तरह के औजार बनाए। हथेलियों से लगी पांच पांच उंगलियां हमारे बदन की सबसे सुंदर और नाजुक संरचनाएं रहीं, लेकिन बेहद मजबूत, लचीली, कभी हार न मानने वाली। जब ये हाथ किसी हाथों से मिले तो दोस्ती ने नए मायने हासिल किए। जब ये हाथ किसी कंधे पर रखे गए तो दिलासे और भरोसे ने पलट कर देखा। जब इन उंगलियों ने से साज छेड़े तो रोशनियों की तरह झरती ध्वनियों के जादू ने पहाड़ों, झरनों और पूरी कायनात को जीवित कर दिया। इन हाथों ने सुगंध और स्वाद को नए अर्थ और आयाम दिए, स्पर्श को प्रेम से लबालब मनुष्यता दी। इन हाथों ने जंगल साफ किए, खेत बनाए, पहाड़ तोड़े, रास्ता बनाया। ये जो पूरी दुनिया हमारे सामने पसरी है, अपनी विशालकाय निर्मितियों से हैरत में डालने वाली, उसके बारे में सोच कर देखिए तो अजब सा लगता है। आखिर ये दुनिया हमारी दोनों हथेलियों से लगी पांच पांच छोटी उंगलियों का ही तो करिश्मा है। पांव, हाथ के बाद पांव। पांव ने भी कभी शिकायत नहीं की। जब तब भी जब हाथों ने चलने से हाथ खींच लिया और रास्ता तय करने का काम पांवों पर छोड़ दिया, वे चुपचाप चलते रहे, रास्ते के कांटे झेलते हुए, फफूलों और छालों को अपना साथी बनाते हुए, बदन का पूरा बोझ अपने घुटनों और पिंडलियों पर ढोते हुए। खुरदरापन हाथों में भी आया, लेकिन पांव तो जैसे खुरदरेपन की कहानी बन गए। इस सफर में ऐसा वक्त भी आया होगा जब तार तार पांव चलने लायक नहीं बचे होंगे। तब हथेलियों ने निकाले होंगे कांटे, तलवों को सहलाया होगा और फिर पांवों ने घिसट घिसट कर आगे का रास्ता तय किया होगा। सारी नदियां, सारे समंदर, सारे पहाड़ इन्हीं पांवों ने लांघे। क्या ये भी कम अजूबा है? हाथ और पांव के बाद आंखें बहुत कुछ देखने से वंचित रह गईं, लेकिन फिर भी आंखों ने बहुत कुछ देखा। एक लगभग गोलाकार पृथ्वी की चौरस लगती बेडौल संरचनाओं की सुंदरता, सदियों से पछाड़ खाते समंदर की लहरों का उठना गिरना, नदियों का बल खाना, वृक्षों का हवा में लहराना, खिलखिलाते हुए झरनों का पहाड़ों से उतरना और बिखर जाना, धरती और चांद के आर पार पसरे रात के आकाश में बेसुध तारों की झालर, धरती को अर्थ देते अक्षर, वे चरिंदे और परिंदे जो धरती और आकाश को गति, स्पंदन और सांस देते हैं। यह जीवन न होता तो यह हवा भी किस काम की होती, जिसे हम जीवन दायिनी कहते हैं। वाकई बहुत कुछ नहीं देख पाई आंखें, लेकिन जितना देखा उसे सत्य और उससे सत्य और सुंदर सार्थक हुआ। जीने की इच्छा जागी, रचने का भरोसा जागा। कान, सिर के दोनों तरफ अपनी आंखों को न दिखने वाली ये कोमल उपास्थियां न होती तो ध्वनियों का वह संसार कैसे संभव होता जिसने रचे हुए देखे हुए को साझा करने लायक बनाया। एक दूसरे को सुनना, अपने आसपास को बुनना, चुप्पी को भी सुनना और सुनने को भी सुनना, यह सारा कहना सुनना सिर्फ इसलिए संभव नहीं हुआ कि जुबान थी, बल्कि इसलिए भी कि कान थे जो कहीं न कहीं लगे रहते थे। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की तजवीज चाहे जिस कानाफूसी का नतीजा रही हो, लेकिन इसी से संभव हुआ कि तमाम शोरगुल और कोलाहल के बीच वह सुना पाया जो हम सुनना चाहते रहे। समय की आहट भी, जीवन की फुसफुसाहट भी, मृत्यु की सरसराहट भी, और वह महामौन भी, सभ्यता की धुकधुकी भी, और वह महामौन भी जो शून्य शिखर पर अनहद बजता है। जुबान, जुबान के साथ न जाने हमने कितनी क्रियाएं जोड़ी। जुबान चलाने का बुरा माना, जुबान फिसलने का और बुरा माना, जुबान देना और निभाना मुश्किल पाया, जुबान काटना जितना आसान लगा उतना ही असंभव साबित हुआ। दरअसल सारे खेल जुबान ने किए। उसे समझना और समझाना सबसे मुश्किल काम रहा। जिन्होंने तोलने और बोलने के हुनर को बड़े अभ्यास से साधा और मान लिया कि जुबान पर पक्का नियंत्रण ही उनकी सफलता और स्वीकृति की गारंटी बना हुआ है, उन्हें भी यह कभी समझ में नहीं आया
किस बालिश भर की चीज ने कैसे चुपचाप और बेखबर उनकी पोल खोल दी कि बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है, कि बेहद मुलायम और लचीली लगने वाली जुबान जब खुलती है तब चाहे न चाहे सच और झूठ के पर्दे भी खुलने लगते हैं। और अब बिल्कुल आखिरी कविता जो आज के पाठ की भी और श्रृंखला की भी है, दिल और दिमाग। आंख कान नाक सबकी बात की दिल और दिमाग जो है, इस पर एक कविता है। ठीक ठीक नहीं मालूम दोनों में क्या फर्क है, दिल दिमाग की सुनता है या दिमाग दिल की, या दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, या फिर कभी दिल दिमाग की सुन लेता है या कभी दिमाग दिल की। इन पेचीदा सवालों के बीच की सरल सच्चाई बस इतनी है कि दिल और दिमाग के रिश्ते ने दुनिया जो बनाई भी तोड़ी भी। इनकी वजह से कभी हाथ आतताई बने तो कभी पांव भगोड़े। इनकी वजह से आंखें समय पर कहीं और मुड़ गईं और इन्होंने कानों से कहा बिल्कुल बंद और जुबान से कहा एकदम चुप। इन्होंने साहस को दुस्साहस में बदला, कृति को दुष्कृति में। इन्होंने क्रोध को प्रतिशोध से जोड़ा और इन्होंने ही प्रतिशोध के बाद प्रायश्चित भी किया। इंसानियत इनकी वजह से जिंदा है, इंसानियत इनकी वजह से शर्मिंदा भी है। कह देना आसान है कि दिल और दिमाग को वहीं लगाएं जिससे अपना भी भला हो और सबका भी, लेकिन प्रेम और घृणा की, स्वार्थ और परित्याग की, स्मृति और संभावना की, हताशा और उम्मीद की, और ऐसे ही बहुत सारी दूसरी भावनाओं की जब बहुत तीखी टकराहट चलती है तो दिल और दिमाग दोनों काबू में नहीं रह पाते। कभी भगवान हो जाता है इंसान, कभी शैतान हो जाता बन जाता है। बहरहाल दिल और दिमाग की इस गुत्थी का करें भी तो क्या, और उनके साथ हाथ पांव आंख कान जुबान यानी पूरे जिस्म के रिश्ते को कैसे समझें। यह जो काया की माया है, इसी में संसार समाया है। मिथिलेश जी, बहुत लंबे समय तक बहुत धीरज के साथ आपने सारी कविताएं सुनी। अब आपका मंच फिर से आपको सौंपता हूं। धन्यवाद प्रियदर्शन जी, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई और इतनी देर कविताएं सुन के जो मेरे मन में दो तीन बातें आई वो मैं बताना चाहता हूँ। एक कि आप हमारी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, गद्यकार हैं। एक कविता में एक पंक्ति आती है जो न प्रेम ठीक से कर पाए न क्रांति। वो बहुत ही समसामयिक कविता है। मैं आज की स्थितियों से जोड़ के उस चीज को देख रहा हूँ कि हमारा देश ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है जो न प्रेम करना जानते हैं और न क्रांति करना जानते हैं। बहुत ही प्रासंगिक कविताएं आपकी रही। एक और बात मुझे याद आ रही है कि हम बराबरी की बात नहीं करते, दबदबे की बात करते हैं। हम संविधान में जो बराबरी की बात की जाती है उसको हम बिल्कुल उठा के कोने में रख देना चाहते हैं और अपनी दबदबा कायम करना चाहते हैं। मनोभावों पर भी आपकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी लगी पशुओं से क्षमा मांगना चाहिए। क्या वो पंक्ति है कि चूहे अनाज कुतर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। और ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमने आदमी को इस पूरी सृष्टि में इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि बाकी चीजें गौड़ हो गई। तो हमें तो चूहे से सीखना ही होगा, उतर लो लेकिन बेचो मत। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग लिखावट के YouTube पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी।
जहाँ धन्यवाद। सब लोग आपकी कविताएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप भी लिखावट को सब्सक्राइब करिएगा, और हम बिल्कुल। फिर किसी और प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। जी, धन्यवाद। ही नमस्कार। नमस्कार।